नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 की। किसका मॉडल पेपर है? राजस्थान पशु परिचर परीक्षा 2024 के लिए मॉडल पेपर स्टार्ट हुए हैं। मॉडल पेपर नंबर 3 हम लोग सोल्व करने वाले हैं आज। पहला क्वेश्चन है, 100 टापू का शहर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और बूंदी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बांसवाड़ा को जो याद रखना है कि 100 टापू का शहर कहा जाता है। अगर हम बात करें डूंगरपुर की तो इसको कहा जाता है पहाड़ों की नगरी। इसको क्या कहा जाता है? पहाड़ों की नगरी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर हम बात करें अगला, उदयपुर को क्या कहा जाता है? तो उदयपुर को कहा जाता है जिलों की नगरी। इसको क्या कहा जाता है? जिलों की नगरी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। जिलों का शहर या जिलों की नगरी इसको कहा जाता है। बूंदी को कहा जाता है छोटी काशी, ये भी आपको ध्यान रखना है ना, छोटी काशी। या इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है ना। इसको क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी इसे कहा जाता है। तो ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है कि भाई छोटी काशी भी कहा जाता है, साथ ही साथ क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर भी कहा जाता है। तो उदयपुर को याद रखना, जिलों की नगरी कहा जाता है, डूंगरपुर को पहाड़ों की नगरी कहा जाता है, और 100 टापू का शहर किसे कहा जाता है? तो बांसवाड़ा को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसी को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है? भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर या करौली। तो इसको कहा जाता है अपने पास भीलवाड़ा को याद रखना है कि राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग इसको कह सकते हैं, इसको टेक्सटाइल सिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? टेक्सटाइल सिटी भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। टेक्सटाइल सिटी कहा जाता है। और कौन क्या कहा जाता है? तो अब्रक नगरी भी इसको कहा जाता है, ये भी याद रखना है ना। अब्रक नगरी भी किसको कहा जाता है? तो भीलवाड़ा शहर को कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कोटा की तो इसको कहा जाता है औद्योगिक शहर। इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक शहर कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, औद्योगिक शहर कहा जाता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं हम लोग? शिक्षा नगरी भी इसको कहा जाता है, शिक्षा नगरी भी इसी को कहा जाता है, कोटा को। इसके अलावा और क्या कह सकते हैं हम तो राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है, राजस्थान का कानपुर भी इसे कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान का कानपुर इसे कहा जाता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भीलवाड़ा को मैनचेस्टर कहते हैं, राजस्थान का टेक्सटाइल सिटी कहते हैं, अब्रक नगरी कहते हैं, कोटा को कहते हैं औद्योगिक शहर, शिक्षा नगरी राजस्थान का कानपुर, जोधपुर को कहते हैं हम लोग, इसको कहते हैं हम लोग नीला शहर। इसको क्या कहते हैं हम लोग? नीला शहर के नाम से जानते हैं। तो आप सबको पता है पिंक सिटी जो है जयपुर के नाम से जानी जाती है, जयपुर जोधपुर को किस नाम से जाना जाता है? तो नीला शहर के अलावा। इसके अलावा हम इसको सूर्य नगरी के नाम से भी जानते हैं, ये भी ध्यान रखना है कि सूर्य नगरी के नाम से भी किसको जाना जाता है? तो जोधपुर को जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। करौली को अगर हम बात करें तो इसको कहते हैं डांग की रानी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? डांग की रानी इसको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। बहुत सारे जो अलग अलग हमारे जो राजस्थान के अंदर जो सिटी है उनके अलग से बहुत सारे नाम है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन कि गलत युग्म को पहचानिए। सिरोही के अंदर अचलगढ़ चोटी, अजमेर के अंदर तारागढ़ चोटी, जयपुर के अंदर खो चोटी और सीकर के अंदर जो है गुरु सीकर चोटी। तो ऐसे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर से होगा। सीकर के अंदर जो है रखना गुरु सीकर चोटी नहीं है। अगर बात करें गुरु सीकर चोटी कहाँ है तो ये माउंट आबू के अंदर है, ठीक है ना। ये कहां पर है? माउंट आबू। और माउंट आबू कहां पर है? तो सिरोही के अंदर है, ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। जबकि अगर बात करें जयपुर के अंदर याद रखना आप, सीकर के अंदर आपको याद रखना है रघुनाथगढ़ है ना। कौन सा याद रखना है? रघुनाथ गढ़ चोटी आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। अचलगढ़ सिरोही के अंदर सही है, अजमेर के अंदर तारागढ़ ये भी सही है, जयपुर के अंदर जो है खो ये भी सही है। पर इसका आंसर क्या होगा? तो आपका इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है, और राजस्थान के अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन सही है कि मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को ये रोकता है। भाई आप लोग सब जानते हो राजस्थान का नक्शा जो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है ना। राजस्थान का नक्शा कुछ इस प्रकार से है। इस राजस्थान के नक्शे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या आएगी अपने पास? अरावली स्थित है। अरावली का ये तो हो गया पूर्वी भाग, ये कौन सा हो गया? पूर्वी भाग हो गया। और ये कौन सा भाग हो गया अपने पास? पश्चिमी भाग हो गया। अगर हम बात करें देखो अरावली यहाँ पे है, पश्चिम से रेगिस्तान इस तरफ नहीं आया, इसको रोकने का काम कौन करता है? तो अरावली इसको रोकने का काम करती है, यानी अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, ये बिल्कुल सही है। अरावली क्षेत्र के अंदर जो है खनिजों से समृद्ध क्षेत्र है, अरावली के अंदर जो है बहुत सारे खनिज क्षेत्र पाए जाते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पर ये याद रखना राजस्थान में वर्षा का वितरण जो है प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाए यहाँ पे क्या हो जाए स्टेटमेंट? ये गलत हो जाएगा। देखो आपको पता है पूर्वी क्षेत्र में जो है वर्षा का, अगर हम बात करें पूर्वी क्षेत्र में जो है वर्षा क्या होती है? ज्यादा होती है। जबकि अगर हम बात करें यहाँ पर वर्षा का, अगर हम बात करें वर्षा यहाँ पे क्या होती है? तो कम होती है, यानी ये प्रभावित करती है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही है, दूसरा भी सही है, और साथ साथ कौन सा सही है? तो चौथा भी यहाँ पर सही है। 1, 2 और 4 यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, दादू पंथ की नागा शाखा किस, यहाँ पे नागा शाखा कर लेना, नागा शाखा किसके द्वारा स्थापित की गई थी? गरीबदास, मिस्किनदास, संत रजब जी या सुंदरदास। तो अगर हम बात करें दादू संप्रदाय की, तो दादू संप्रदाय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1574 के अंदर स्थापना हुई थी। अगर हम इसकी बात करें प्रमुख पीठ की, किसकी बात करें हम लोग? प्रमुख पीठ की अगर हम बात करें तो इसकी प्रमुख पीठ आ जाती है नारायणा, ठीक है ना।
नारायणा, जो कि कहाँ स्थित है? नारायणा है जयपुर के अंदर, ठीक है ना, नारायणा जयपुर के अंदर स्थित है, ये इसकी प्रमुख पीठ है। अगर बात करें इसके अलावा कि भी दादू जी को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको राजस्थान का कबीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इनको? राजस्थान का कबीर इनको कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है ना। राजस्थान का कबीर किसको कहा जाता है? तो हमारे राजस्थान का कबीर कहा जाता है दादू दास को। अगर बात की दादू पंथ की जो शाखाएं हैं, दादू पंथ की जो शाखाएं हैं, दादू पंथ की शाखाएं, इनकी शाखाएं अगर हम बात करें तो इनकी शाखा कौन कौन सी है? तो इनकी शाखा अपने पास, जैसे हम बात करें इनकी खाकी हो गया, इनकी शाखा कौन सी होगी? खाकी हो गई। फिर दूसरा हो गया अपने पास, जैसे मान लो विरक्त हो गया, विरक्त हो गया। अगर हम बात करें तीसरा उत्तरादे हो गया, उत्तरादे। अगर हम बात करें नागा हो गया, खाकी, विरक्त, नागे, नागा, उत्तरादि, ये सब क्या है? इसकी एक तरीके की शाखा है। यहाँ पर बात की गई नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका सही होगा। नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो याद रखना कि सुंदरदास जी जो है इसके प्रवर्तक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें भाई संत रज्जब जी की, तो ये जो है आजीवन दूल्हे के वेश में रहे थे। ये क्या रहे थे? आजीवन दूल्हे के वेश में इन्होंने बिताया था, दूल्हे के वेश में इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था, ठीक है ना। दादू दास जी के जो क्या कहते हैं हम लोग, जो स्टेटमेंट थे उससे ही काफी प्रभावित हुए थे, यानी जो अगर विचार थे उनसे काफी प्रभावित होकर इन्होंने जो है आजीवन दूल्हों के वेश में अपना जीवन व्यतीत किया था, ये आपको ध्यान रखना। ये सब ये ध्यान रखना है कि दादू पंथ के क्या है कि सभी ये इनके क्या है? सदस्य है। गरीबदास जी हो गए, मिस्किन दास जी हो गए, संत रज्जब जी हो गए, सुंदरदास जी, सभी क्या है? इनके माने जाते हैं। याद रखना कि इनके चेले एक तरीके से माना जाता है। और अगर हम बात करें नागा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो सुंदरदास जी। एक चीज ये आपको कंफर्म कर लेना कि भी प्रमुख पीठ जो है वो नारायणा जयपुर के अंदर आती है, लेकिन जयपुर को अब 4 भागों में बांट दिया है। तो आपको यहाँ पे इसका आंसर कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना है कि क्या ये जयपुर के अंदर ही आती है या जयपुर की जो 4 भागों बांटेगा उसमें किसी में इसका नंबर आने लग गया है। तो आपको एक चीज पे याद रखनी है, 1574 में है दादू पंथ की यहाँ पे स्थापना हुई है। राजस्थान का कबीर कहा जाता है। दादू पंथ की शाखाएं कौन कौन सी? तो खाकी, विरक्त, उत्तरादे, नागा, ये सब क्या है? इसकी शाखाएं हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है राम स्नेही संप्रदाय का संबंध किस जिले से है? भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, शाहपुरा और कोटा। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर शाहपुरा, है ना। शाहपुरा यानी तीसरा नंबर उसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर हम बात करें राम स्नेही संप्रदाय का पहले संबंध किससे आता था? तो भीलवाड़ा जिले से इसका संबंध आता था। वर्तमान में अब इसका संबंध किससे आता है? तो शाहपुरा जिले से, क्योंकि शाहपुरा को क्या बना दिया गया? जिला बना दिया गया, इसके लिए इसका संबंध आता है। अगर बात करें राम स्नेही संप्रदाय, तो राम स्नेही संप्रदाय की जो है 4 शाखाएं पाई जाती है। कितनी है? 4 शाखाएं यहाँ पर आती है। हम 4 शाखाएं अगर बात करें तो सबसे पहले कौन सी आ गई हमारे पास? जो भीलवाड़ा के अंदर है वो शाखा है ना, कौन सी है? भीलवाड़ा शाखा आ गई। अगर भीलवाड़ा के बाद में हम बात करें तो खेड़ापा आ गई, खेड़ापा और कौन सी है? तो सेतल है। इसके अलावा कौन सी है? तो सेहथल है। और इसके अलावा कौन सी है? तो अपने पास एक और बच रही है अपने पास, ये भीलवाड़ा होगी, खेड़ापा होगी, सेहतल होगी और रेण शाखा होगी ना। तो ये 4 शाखाएं इसकी आती है। भीलवाड़ा के अंदर हम बात करें तो प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण जी। भीलवाड़ा के अंदर प्रवर्तक कौन थे? तो रामचरण जी इसके प्रवर्तक थे। खेड़ापा की अगर हम बात, सेहतल की अगर हम बात करें तो हरिदास जी, है ना। सेहतल की कौन से है? तो हरि रामदास जी, ये आपको ध्यान रखना ना, हरि रामदास जी इसके प्रवर्तक थे। और अगर बात करें रेण शाखा की तो दरियाव जी, कौन थे? दरियाव जी, ये इसके प्रवर्तक थे, संत दरियाव जी। और अगर खेड़ापा की शाखा की बात करें तो रामदास जी, है ना, रामदास जी। तो ये आपको ये प्रवर्तक भी इनका याद रखना है कि भाई रामसराय संप्रदाय का संबंध किस जिले से है? तो यानी शाहपुरा जिले से है। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर अगर हम भीलवाड़ा की, सॉरी शाहपुरा है ना, ऐसे ही कर लेना, भीलवाड़ा नहीं होगा, शाहपुरा आ गया, अब तो शाहपुरा ही होगा अब तो, है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा आंसर? शाहपुरा आ जाएगा। पहले भीलवाड़ा हुआ करता था, अब क्या हो गया? तो शाहपुरा हो गया, तो शाहपुरा आएगा अपने पास। यानी शाहपुरा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामचरण जी। खेड़ापा शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो रामदास जी। सेतल शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो हरि रामदास जी। और रेण शाखा के प्रवर्तक कौन है? तो दरियाव जी। यहाँ पर प्रवर्तक ही याद रखना। इसके अलावा हम बात करें रामस्नेही संप्रदाय का एक खास महोत्सव फेमस है जिसका नाम है फूलडोल महोत्सव, ठीक है ना, फूलडोल महोत्सव। ये फूलडोल महोत्सव काफी फेमस है जो कि शाहपुरा के अंदर आयोजित किया जाता है रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा। इसका आयोजन कब होता है? तो चैत्र कृष्ण एकम से, अगर बात करें इसका आयोजन कब होता है तो चैत्र कृष्ण एकम से इसका आयोजन होता है। और चैत्र कृष्ण एकम से लेकर ये षष्ठी तक चलता है, ठीक है ना। चैत्र कृष्ण एकम से लेकर कहाँ तक? तो षष्ठी तक ये चलता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे नोट कर लेनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध कहाँ लड़ा गया था? यहाँ पर बात हो रही है राणा सांगा और बाबर के बीच ऐतिहासिक युद्ध की। रातीगाड़ी, पानीपत, हल्दीघाटी और खानवा। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 4, खानवा के अंदर ये युद्ध लड़ा गया था। अगर आप इसकी डेट याद रखना चाहेंगे तो ये हो जाएगी 17 मार्च 1557 को याद रखना, खानवा का युद्ध लड़ा गया था जिसमें राणा सांगा की हार हुई थी और बाबर की यहाँ पर विजय हुई थी। अगर हम बात करें राणा सांगा ने यहाँ पर एक प्रथा चालू की थी जिसको कहते हैं हम लोग पाती परवन की प्रथा, है ना, पाती परवन की प्रथा को यहाँ पर चालू किया था, यह आपको ध्यान रखना है। यानी सारे राजपूत राजा जो है राणा सांगा के अधीन, मतलब अधीन के मतलब एक छत्र के नीचे यहाँ पर बाबर के खिलाफ एकजुट हुए थे और उन्होंने युद्ध किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर बात करें तो राणा सांगा की पराजय हो गई थी और बाबर की यहाँ पर जीत हुई थी। ये युद्ध कब हुआ था याद रखना है? 17 मार्च 1527 खानवा के अंदर। और ये खानवा कहाँ था? तो ये भरतपुर के अंदर आता है, ये भी ध्यान रखना है। ये खानवा कहाँ था? तो भरतपुर के अंदर। रूपवास
भरतपुर के अंदर ये खानवा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा अगला है, प्रताप के शांतिपूर्ण अधीनता स्वीकार करने के लिए अकबर ने अंतिम शिष्टमंडल किसके नेतृत्व में भेजा था? मानसिंह, भगवंत दास, टोडरमल और झलाल खा कोची। तो देखो इसको एक लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। अगर बात करें तो जम भट्ट, ये ट्रिक आपको याद रखनी है ना, जम भट्ट आपको यहाँ पे एक ट्रिक याद रखनी है। जय का मतलब है यहाँ पे जलाल खा कोची। नंबर 1 पे कौन आया था? तो जलाल खा कोची सबसे पहले, जलाल खा कोची है ना, सबसे पहले कौन आया था? तो जलाल खा कोची जो है यहाँ पे सबसे पहले आया था, ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें दूसरे नंबर पे क्या नाम लिखा हुआ, देखो मैं लिखा हुआ, मैं का मतलब क्या है यहाँ पे? मान सिंह जो है सबसे सेकंड नंबर पर कौन आया था? तो मान सिंह आया था। वह का मतलब क्या है? तो भगवंत दास। ठीक है ना, वह पे कौन है? तो भगवंत दास यहाँ पे तीसरे नंबर पर आया था। और टै से मतलब क्या है? तो टोडरमल। ठीक है ना, टोडरमल। ये ट्रिक आपको यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान रखनी, इससे आपको यहाँ पे शिष्टमंडल याद रहेंगे। जलाल खा कोची एक नंबर पे, दूसरे नंबर पे कौन है? तो मान सिंह है, तीसरे नंबर पे कौन है? तो भगवंत दास है, और चौथे नंबर पे कौन है? तो टोडरमल है। अपने पास यहाँ पूछा है कि अंतिम रूप से शिष्टमंडल कौन आया था, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? टोडरमल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा कि महाराणा प्रताप की मृत्यु के समय आयु क्या थी? 67 वर्ष, 54 वर्ष, 49 वर्ष और यहाँ पर है 57 वर्ष। अगर बात करें इनका जन्म कब हुआ था महाराणा प्रताप के, तो इनकी महाराणा प्रताप का जन्म अगर बात करें तो 9 मई 1540 को इनका जन्म हुआ था। 1540 को इनका जन्म हुआ था। अगर हम बात करें मृत्यु की, हम बात करें इसकी मृत्यु की, तो ये हुई थी हमारे पास जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हुई थी ना। 1597 में इनकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। अगर हम बात करें भाई 1597 और अगर हम बात करें इसमें से 1540 अगर घटा देते हैं तो देखो आंसर क्या आता है? 7 और 9 में से 4 के कितना आ गया अपने पास? 5। इन कितने वर्ष के आयु तक इनकी मृत्यु हुई थी? तो याद रखना 57 वर्ष में इनकी आयु की मृत्यु हुई थी। अगर बात करें महाराणा प्रताप का युद्ध हुआ था अकबर के साथ में, है ना, महाराणा प्रताप और इसके बीच में युद्ध हुआ था, तो हुआ था वैसे जो अकबर के बीच में हुआ था, लेकिन अकबर का जो सेनापति था उसका नाम क्या था? मान सिंह, है ना। तो मान सिंह जिसको हम बात करें भाई किसका सेनापति था? तो अकबर का सेनापति था। ये युद्ध हुआ था हमारे पास 18 जून 1576 को ये युद्ध हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। अगर बात करें भाई महाराणा प्रताप का राज तिलक कब हुआ था, तो याद रखना ये कि राज तिलक जो हुआ था इनका 1572 के अंदर हुआ था। राज तिलक कब हुआ था? तो 1572 में इनका राज तिलक हुआ था, ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें अगर बात करें तो महाराणा प्रताप, वैसे तो माना जाता है कि भाई इतिहासकारों के अनुसार जो है कि भाई अकबर की यहाँ पर जीत हुई थी, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार ये भी बताते हैं कि ये युद्ध जो था निर्णायक नहीं था। यहाँ पे महाराणा प्रताप जो है एक्चुअल में भाई इस युद्ध का मेन मकसद क्या था कि महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करना था, जो कि संभव नहीं हो सका था क्योंकि महाराणा प्रताप जो है इसमें घायल जरूर हुए थे, लेकिन यहाँ पर ना तो इनकी मृत्यु हुई थी, ना ही इन्होंने अधीनता स्वीकार की थी अकबर की, इसलिए यहाँ पे कोई निर्णायक युद्ध नहीं माना जाना चाहिए, ऐसा मुझे भी लगता है। ठीक है ना, इनका बहुत बार एग्जाम में अगर हम बात करें 18 या 21 जून भी यहाँ पे डेट आती है, तो ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था? 1519, 1544, 1544 और 1437। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। 1544 के अंदर जो है गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा। इस गिरी सुमेल का युद्ध अगर बात करें तो किसी के बीच में हुआ था? तो एक तो हुआ था जो हमारे मारवाड़ के शासक थे मालदेव, सबसे शक्तिशाली शासक कौन से थे? तो मालदेव थे। और अगर बात करें इधर कौन था? तो शेरशाह सूरी, है ना, इधर कौन था? तो शेरशाह सूरी। इन दोनों के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगर बात करें इसमें जीत किसकी हुई थी? तो शेरशाह सूरी की हुई थी। हार किसकी हुई थी? तो मालदेव की हुई थी। इनके दो सेनापति का नाम था मालदेव के, जेता और कूपा। ठीक है ना, जेता और कूपा एंड कूपा इनके सेनापति का नाम था। इन दोनों के बीच में क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। तो आप ध्यान रखना आंसर कितना होगा? 1544। अब हमारे करेंगे हमारे साइंस के क्वेश्चन। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ पे क्या आंसर होगा? तो ये दे रखा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 लिखा हुआ, ये ध्यान रख लेना ना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम है। यहाँ पे कूलाम होगा ना, क्या होगा? सही कह लेना, यहाँ पे कूलाम है ना, यहाँ होगा कूलाम। ठीक है, कूलाम है। किसी तार में यदि 1 एम्पियर की धारा है तो तार में प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर हमने क्या निकालनी है? इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ये क्वेश्चन याद रखना, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, कोई हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो आपको याद रखना भी हमने जो अभी हम लोग जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो एक्चुअल में 10th लेवल के क्वेश्चन ही हमें साइंस के हम लोग करने वाले हैं। तो इसका देखो करते कैसे इसको कि अगर बात करें आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है Q इक्वल टू NE होता है। क्या होता है? Q इक्वल टू NE होता है। यहाँ पे N का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E का मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना आवेश है, और Q का मतलब होता है यहाँ पे आवेश, कितने कूलाम का आवेश यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे आवेश दिया गया है, यहाँ पे धारा कितनी है? 1 एम्पियर की धारा है। ठीक है ना, साथ ही हम बात करें भाई यहाँ पे प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या निकालनी है? आपको संख्या निकालनी है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना दे रखा है यहाँ पे देखो, n तो हमें निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या तो हमें निकालनी है। और अगर हम बात करें E की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 है। कितनी है?
19। और अगर हम बात करें आई का सूत्र क्या होता है तो देखो Q अपॉन टी होता है। आई का सूत्र क्या होता है Q अपॉन टी। यहाँ पर अगर हम बात करें 1 एम्पियर की बात की है तो 1 एम्पियर का मतलब आई का मान कितना हो गया 1 हो गया। और Q की वैल्यू कितनी है, देखो Q की वैल्यू तो हमें पता नहीं है यहाँ पे, तो Q ऐसे रहा। टी की वैल्यू बात करें तो प्रति सेकंड का है, तो यानी कितना आएगा 1, यानी Q की वैल्यू भी कितनी है हमारे पास यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे भी कितना रख देंगे 1 रख देंगे हम लोग। तो बताओ n बराबर कितना आया, देखो 1 n बराबर कितना है हमारे पास यहाँ पे 1, n की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे 1, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, यानी 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19 यहाँ पे आ गया। अगर हम बात करें देखो 10 की घात माइनस 19 से ऊपर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, इनका मान कितना आएगा 10 की पावर 19 आ जाएगा। नीचे कितना अपने पास 1.6 अपने पास। अब यहां से अगर मैं थोड़ा सा उसको और आगे सोल्व करूं, भाई अपने पास आंसर नहीं आया ना अभी, तो देखो अपने पास यहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन सही कर लेना, यहाँ पे डी ऑप्शन सही कर लेना ना, यहाँ पे थोड़ा सा सही कर लेना ऑप्शन, यहाँ पे आप कर देना 6.25 इंटू 10 की घात 18 कर लेना ना, एक लास्ट ऑप्शन आप ये कर लेना 6.25 इंटू 10 की घात 18 आप यहाँ पे कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं कि 10 की घात कितनी देर की हमने को 19 देर की यहाँ पे, तो देखो इसको मैं अगर बात को पॉइंट हटा यहाँ से हटाए हम लोग, तो पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर कितना आएगा 10 आएगा अपने पास, है ना। और 10 की पावर कितनी है अपने पास 19 है, तो 10 की पावर कुल मिलाई कितनी होगी 20 हो गई। यहाँ पे अपने पास कितना है तो 16 अपने पास नीचे बच रहा है। अब मैं 10 की घात 19 में से अगर मैं बात करूँ तो 10 की घात 2 को अलग कर लेता हूँ, यानी 100 को तो अलग कर लेता हूँ, 10 की घात 18 में अलग कर लेता हूँ। भाई यहाँ पे 2 तो इसकी और 18 टोटल कितनी थी 20 थी ना, तो 20 से कर लिया। फिर हमने क्या कर दिया नीचे से डिवाइड में 16 है। जब हम लोग 16 का भाग इसमें देंगे, अब हम लोग देखो 16 का भाग गया 6 बार, 16 क्षण में बचा कितना अपने पास 4 बच गया, तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 लग जाएगा, तो 16 दूना 32 बचा कितना अपने पास 8 बचा, और अपने पास पॉइंट लगा हुआ तो 0 लगा, यानी 16 पंजे 80, यानी आंसर कितना आएगा अपने पास 6.25 इंटू 10 की घात 18 इसका आंसर आएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 से होगा, 6.25 इंटू 10 की घात 18 यहाँ पर इसका सही आंसर होगा। वापस समझ लेते हैं एक बार इसको, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना दे रखा है, तो अपने को दे रखा है 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 19, यानी ये ई की वैल्यू दे रही है, ये किसकी वैल्यू है तो ई की। इसके अलावा अगर बात करें किसी तार में 1 एम्पियर धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, तो 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, आई का मान कितना रख लिया मैंने 1 रख लिया, क्यों अपने को पता नहीं है, और देर का टाइम कितना देखो प्रति सेकंड, यानी टी की वैल्यू भी कितनी है 1, यहां से अपने पास क्यू का मान कितना निकल के आया तो 1 निकल के आया। इस वाले फॉर्मूले का मैंने यूज किया, क्यू बराबर क्या है एन ई दे रखा है, तो क्यू की जगह मैंने लिख दिया 1, एन की जगह एन, और ई मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है, तो ये वाला आवेश था मैंने लिख दिया। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो किसमें आएगा भाग में आएगा, तो मैंने भाग में लिख दिया। फिर यहाँ पे अगर बात करें 10 की घात माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और जब पॉइंट हटाएंगे तो 10 और ऊपर लगेगा, तो 10 की घात कितनी होगी टोटल मिला के 19 प्लस 1 यानी 20 हो गई। हमने इसमें से क्या किया 2 घात को अलग कर लिया और बाकी 18 घात को अलग कर लिया, और जब हमने इसको काटा तो आंसर कितना है हमारे पास 6.25 इंटू 10 की घात 18, जो कि हमारा क्या है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना। अगला हमारा विद्युत जनित किस सिद्धांत पर आधारित है, फेराडे विभव, स्वप्रेरणा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण या यहाँ पे प्रेरित धारा, तो सही आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के ऊपर जो है विद्युत जनित यंत्र काम करता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा कि सर्च लाइट में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार दर्पण, तो सही आंसर होगा इसमें अवतल दर्पण का जो यार ना सर्च लाइट में यहाँ पे उपयोग किया जाता है। अगर बात करें अवतल दर्पण का और कहाँ यूज किया जाता है, जो दंत चिकित्सक होते हैं, कौन दंत चिकित्सक जो होते हैं वो दंत चिकित्सक भी इसका यूज करते हैं, ठीक है ना। दंत चिकित्सक हमारे दांतों को देखने के लिए किसका यूज करते हैं, तो यार ना अवतल दर्पण का यूज करते हैं। इसके अलावा अगर बात करें जो सोलर कुकर होते हैं, सोलर कुकर है ना, इस सोलर कुकर के अंदर भी किसका यूज किया जाता है, तो इस सोलर कुकर के अंदर भी याद रखना कि इसी अवतल दर्पण का बात किया जाता है। अगर हम लोग बात करें जब हम लोग दाढ़ी बनाते हैं ना, यानी सेविंग, यानी हम लोग जो सेविंग बनाते हैं नाई की दुकान के ऊपर, उस सेविंग मिरर जो होता है वो भी ये क्या होता है, सेविंग दर्पण भी किसी का होता है, तो इसी का होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान रखनी है कि भी दंत चिकित्सक इसका यूज करता है, सोलर कुकर यूज करता है, सेविंग दर्पण में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा अगर बात करें सर्च लाइट में भी इसका यूज होता है, तो अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। ये सारी चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि कार्बन के अपर रूपों में से कौन सा विद्युत का सुचालक है, हीरा, ग्रेफाइट, फुलरिन या इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2 ग्रेफाइट जो है याद रखना है कि भाई कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा भी होता है, ग्रेफाइट भी होता है और फुलरिन भी होता है। इसमें सबसे अगर बात करें विद्युत का सुचालक कौन सा है, तो ग्रेफाइट इसमें विद्युत का सुचालक है। बाकी अगर हम बात करें तो हीरा क्या है, ये कुचालक है, ये क्या चीज है, तो याद रखना ये कुचालक है। और अगर हम बात करें फुलरिन की, तो ये फुलरिन भी क्या है, ये भी क्या है कुचालक है। तो याद रखना है कि अपर रूप में सुचालक कौन सा है, तो ग्रेफाइट इसका सुचालक है। और ये क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ये भी याद रखना है। हीरा क्या है, सबसे कठोर पदार्थ है, ये याद रखना, ठीक है ना, कठोर पदार्थ है हीरा, ये भी आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, बेरी, स्कर्वी या रिकेटस, तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है, तो यार ना कि बेरी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है, तो स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है, तो यार ना रिकेटस रोग होता है। ये भी याद रखना है ना। अब हम लोग करेंगे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन।
एक त्रिभुज के तीनों कोणों के मान का अनुपात 2:3:4 हो तो उसके सबसे बड़े कोण का मान क्या होगा? 80, 60, 40 या 120। अगर बात करें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वो होता है 180। क्या होता है अपने पास? त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है भाई? 180 होता है। अपने पास अनुपात क्या दे रहे हैं? 2:3:4, तो इसको मान लेते हैं 2x, फिर मान लेते हैं 3x प्लस 4x बराबर कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। तो जोड़ लेते हैं 4 3 7 और 2 9, यानी कितना आ गया? 9x बराबर 180। तो x बराबर कितना आ गया? 180 बटा 2, 180 बटा 9, यानी x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 20 आई। अब सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? तो 4 ही तो है अपने पास। तो 4 × 20 करेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा? 4 × 20 करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? सॉरी 4 × अगर हम लोग करेंगे 20 तो आंसर कितना आएगा अपने पास? 80। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला है दो वृत्तों की परिधियों का अनुपात 2:3 है, इन वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखो वृत्त की परिधि का जो सूत्र होता है, अगर हम बात करें वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। यहां पर दो वृत्त लिए गए तो परिधियों का अनुपात कितना दे रखा है? 2πr दे रखा। तो देखो 2πr1 और दूसरे का क्या मान लेंगे? 2πr2 मान लेंगे। ये कितना दे रखा है हमें यहाँ पे? 2:3 दे रखा है। तो देखो 2π से 2 तो कट गया, यानी r1 बटा r2 कितना आया मेरे पास? 2/3 आया। फिर हमने से पूछा गया है कि क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? तो देखो वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र भी आपको याद होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो πr² होता है। अब यहाँ पे दो वृत्त है तो r1 और r2 मानेंगे, यानी हमें क्या निकालना है? πr1² और πr2² निकालना है, ठीक है ना। तो देखो पाई से पाई तो कट गया। फिर अपने पास क्या है? r1/r2 और दोनों के ऊपर स्क्वायर तो अलग लिख देते हैं हम लोग स्क्वायर। फिर अपने पास क्या है? r1/r2 की वैल्यू कितनी? देखो 2/3 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा अपने पास? 4/9 इसका आंसर आएगा। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो को प्लीज आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। 3 साझेदारों एबीसी ने एक व्यापार क्रमशः 26,000, 34,000 और 10,000 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में प्राप्त 3500 रुपए के कुल लाभ में से बी का लाभ क्या होगा? तो देखो इन्होंने कितने कितने रुपए लगाए? एक ने तो लगाए 26,000 रुपए। कितने लगाए? 26,000। अगर बात करें दूसरे ने कितने लगाए तो 34,000 रुपए लगाए, और तीसरे ने कितने लगाए तो 10,000 रुपए लगाए, है ना। तीसरे कितने लगाए तो 10,000। देखो 3 जीरो इसके भी कट रहे हैं, 3 जीरो इसके भी कट रहे हैं और 3 जीरो इसके भी कट रहे हैं। इसके अलावा हम बात करें 2 की बार से कट रहे हैं। ये 2 की बार से कटा 13 बार, ये 2 की बार से कितनी बार कटा? 17 बार, और ये 2 की बार से कितनी बार कटा? 5 बार कटा आपके पास, है ना। अब इनको जोड़े अगर हम लोग तो देखो कितना हो रहा है? 13 और 17 कितने हो रहा है? 30, 30 और 5 35, यानी अगर बात करें भाई 35 कुल हो रहा है और यहाँ पे कुल लाभ भी कितना है? 3500 है। तो अगर हमें एक का निकालना तो हम लोग क्या करेंगे? 3500 में भाग दे देंगे 35 का, तो कितना आया मेरे पास यहाँ पे? 1 बराबर कितना आया? 100 आया। अगर हमें निकालना किसका हिस्सा है? हमें निकालना है बी का हिस्सा। तो हम लोग देखो 17 करेंगे इसको, तो इधर भी क्या कर देंगे हम लोग? 17 से गुणा कर देंगे, तो कितना आंसर आ गया? 1700 इसका आंसर आ गया। तो आपका आंसर क्या होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही आंसर होगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अशोक ने एक मशीन 80,000 में खरीद कर इसकी मरम्मत पर 5,000 खर्च किए तथा 1,000 इसके लाने पर खर्च किए। 25% लाभ पर बेचने पर उसे कितना रुपए मिलेगा, ये आपको बताना है। मशीन खरीदी कितने में? 80,000 में खरीदी। फिर 5,000 क्या किया उसके ऊपर? मेंटेनेंस खर्च किया उसके ऊपर, और लाने के लिए उसके लिए चार्ज कितना लगा उसको? 1,000। तो 80 + 5 85, 85 और 1 86, यानी कुल मिला के उसके ऊपर खर्चा कितना आया उसका? तो लाने में उसको 86,000 रुपए उसको खर्च करना पड़ा। अब उसको लाभ कितना कमाना है? 25% का लाभ कमाना। भाई ये तो होता है 100%, और अगर हम इसके ऊपर 25% लाभ और कमाना चाहे, इसका मतलब कितना हो गया? 125% हो गया। यानी इसको 125% निकाल लेते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गए। अब हम लोग कर लेते हैं गुणा इसका। 125 का गुणा करना है 86 से। 125 का गुणा किससे करना है? 86 से करना है। 6 पंजे 30 का 0 हासिल के 3, 6 दूना 12 और 3 15 5 हासिल का 1, 6 और 1 7। फिर 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 दूना 16 और 4 20, 20 के हासिल के 2, 8 1 8 और 8 दूना 10। तो यह आ गया इस तरह से 0 5 7 0 1, और यहाँ पे 1 0 अलग भी तो था, यहाँ भी आएगा। इसका मतलब 107500। कहाँ आ रहा है हमें? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे से आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। एक घन का संपूर्ण क्षेत्रफल 486 वर्ग मीटर है, इसका आयतन क्या होगा? देखो यहाँ पे बात हो रही है घन का संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में, ना। तो घन का संपूर्ण क्षेत्रफल का सूत्र आपको याद होना चाहिए। घन का संपूर्ण क्षेत्रफल दे रखा आपको, ठीक है ना। संपूर्ण क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल कितना दे रखा आपने को? 486 दे रखा है, ठीक है ना। अब इसका सूत्र होता है 6a²। क्या होता है इसका सूत्र? 6a²। यहाँ पे a क्या है? तो यहाँ पे ये घन की भुजा है। अब यहाँ पे 6 गुणे में इधर जाएगा तो किसमें आएगा? भाग में आएगा। यानी अपने पास आया a² बराबर 486 बटे में 6। काट लेते हैं इसको। 4 के बार से कटा 6 8 48,
और 6 के बारे से 1 घटा तो 6 कम 6, यानी ए स्क्वायर बराबर कितना है, तो देखो 81 है। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी होगी, √81, यानी कितना है मेरे पास, 9 निकल गया। ये वर्ग की भुजा है। हमें क्या पूछा है, आयतन पूछा हुआ है। आयतन का मतलब होता है a का क्यूब, आयतन निकालना इसका मतलब क्या है, a क्यूब, यानी a क्यूब का मतलब 9 का क्यूब, और 9 का क्यूब कितना होता है, तो 729 होता है। यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वापस नेक्स्ट, तुंगा युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था, प्रताप सिंह, महाजी सिंधिया, राघोबा और जसवंत सिंह, जय सिंह और महाजी सिंधिया, और भीम सिंह और महाजी सिंधिया। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, प्रताप सिंह और महाजी सिंधिया के बीच में जो है तुंगा का युद्ध लड़ा गया था। ये जयपुर रियासत से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि कवि बांधव की उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी, पृथ्वीराज चौहान तृतीय, अणुराज, अजयराज और विग्रहराज चतुर्थ। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विग्रहराज चतुर्थ को याद रखना कि कवि बांधव की यहाँ पर उपाधि दी गई थी, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि राजा को निजी संपत्ति माना जाता था। तो यहाँ पर सही आंसर का ऑप्शन नंबर 2, खालसा भूमि को याद रखना कि जो राजा के सीधे नियंत्रण में होती थी उसको क्या कहा जाता था, खालसा भूमि कहा जाता था। और इस पर याद रखना कि किसका अधिकार होता था, तो राजा का अधिकार होता था, ये ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि राजस्थान में एक राजा का दूसरे राजा के साथ होने वाले पत्र व्यवहार को क्या कहा जाता था। तो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1, खरीदा कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है हमारा कि 1857 की क्रांति के समय कोटा का शासक कौन था, महाराणा राम सिंह प्रथम, महाराणा माधव सिंह द्वितीय, महाराणा उमेश सिंह प्रथम और महाराणा राम सिंह द्वितीय। तो सही आंसर का ऑप्शन नंबर 4, महाराजा राम सिंह द्वितीय थे। इनके दरबारी कवि का नाम आपको याद रखना है खास तौर पे, जिसके बारे में हमने काफी चर्चा कर रखी है। क्या नाम है उनका, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है ना। सूर्यमल मिश्रण का नाम आपको खास तौर पे याद रखना है। 1857 की क्रांति से संबंध बहुत रखते हैं ये। इनकी रचनाएं काफी इंपॉर्टेंट है, जिनकी रचना का नाम क्या है, तो वंश भास्कर इनकी रचना का नाम है, वंश भास्कर इनकी रचना होगी। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं कि वीर सतसई होगी, वीर सतसई इनकी रचना है। और इनकी रचना का नाम क्या है, तो इनकी रचना का नाम है धातु रूपावली इनकी रचना का नाम है। इसके अलावा अगर बात करें तो छंदमयूख इनकी रचना का नाम है, छंदमयूख इनकी रचना का नाम है, मयूख, ठीक है ना। अगर बात करें तो बलवंत विलास ये भी इनकी रचना का नाम है, बलवंत विलास, ठीक है ना। इसके अलावा राम रंजाट ये भी क्या है, इनकी रचना का नाम है ना, राम रंजाट ये भी इनकी रचना का नाम है। तो ये भी आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है, तो महाराणा राम सिंह द्वितीय इसका सही आंसर है। अगला है परोपकारिणी सभा की स्थापना कब हुई थी। तो सही आंसर होगा 1883 के अंदर जो है परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। किसने की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है इसकी स्थापना की थी, ठीक है ना। और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो उदयपुर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, चलो छोड़ो, तो ये आपको आंसर यहाँ पे याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन हमारा श्रीमती किशोरी देवी का किस किसान आंदोलन से संबंध रहा है। तो यहाँ से आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सिक्कर सेन का संबंध रहा है, ठीक है ना। इन्होंने जो है 10,000 महिलाओं को एकत्रित करके यहाँ पे एक तरीके से नेतृत्व संभाला था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ध्यान रखना आपको। एग्जाम में जेंटलमैन एग्रीमेंट किसके संबंध रहा था, जयनारायण व्यास, जवाहरलाल नेहरू, रघुवर सिंह और हीरालाल शास्त्री। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हीरालाल शास्त्री। भाई अगर हम बात करें तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो हुआ किसके बीच में था, तो हीरालाल शास्त्री और साथ ही साथ क्या याद रखना कि अंग्रेजों के बीच में जो है ना, शास्त्री वर्सेस क्या है कि भी जो अंग्रेज है या जो जयपुर के जो शासक थे उनके बीच में ये जेंटलमैन एग्रीमेंट हुआ था। इसके तहत अगर हम बात करें तो 1942 के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस भारत छोड़ो आंदोलन के अंदर जो है जयपुर रियासत ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, ठीक है ना। आंदोलन में भारत छोड़ो जयपुर रियासत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भाई सावन भादो सिंचाई परियोजना राजस्थान के कौन से जिले से स्थित है, कोटा, बूंदी, उदयपुर और जोधपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, कोटा रियासत से इसका संबंध आता है। जालोर का ढोल नृत्य किस शैली में आयोजित किया जाता है, थाकना, नाहर, धूणा और धुंब। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, थाकना शैली में इसका आयोजन किया जाता है। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। आप वीडियो में कमेंट नहीं करते, गलत बात है। कमेंट करके बताएं कि मुझे वीडियो आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।